तो बेसिकली इंटरव्यू स्किल क्या है या इंटरव्यू क्या है, कुछ इस तरह का है जैसे एक कहानीकार कहानी लिखता है, इज लाइक स्टोरी क्राफ्टिंग और स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में भी क्या होता है कि दिमाग में ही चल रहा है जो लिख रहा है कि वो क्या लिखना चाहता है, और फिर वो लिखता जाता है, एक्टिविटीज से मिलाता जाता है, और तब उसकी स्टोरी बनती जाती है। बेसिकली वो सारा कुछ इमेजिनेशन पर है। ऐसे ही इंटरव्यूइंग भी ऐसा ही, उसमें एक आदमी क्वेश्चंस पूछ रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, और दोनों मिलके एक स्टोरी बना रहे हैं। कंप्लीट पिक्चर तब बनती है जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एक्सपेक्टेड आंसर मिला या नहीं मिला। तो इंटरव्यूइंग क्या है? बेसिकली इंटरव्यू इज ए मीटिंग है दो लोगों की, बट सिंपल मीटिंग नहीं है, विद एन ऑब्जेक्टिव। इस मीटिंग का कोई उद्देश्य होना चाहिए, वो बेहद जरूरी है। बिना उद्देश्य के मीटिंग फेल हो जाएगी। और हम खास तौर से जिस इंटरव्यू के लिए टारगेट कर रहे हैं उसमें तो यही है कि एक एम्प्लॉयर है, दूसरा एम्प्लॉय बनना चाहता है, जॉब चाहिए, जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू और भी टाइप के हो सकते हैं मगर बेसिकली जॉब इंटरव्यू की बात है। एम्प्लॉयर के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अपने उद्देश्य हैं। उसके उद्देश्य ये हैं कि कैंडिडेट को वो उसकी काबिलियत पर देखेगा और उसके अनुभव के आधार पर देखेगा। 3 क्वेश्चन उसके मन में होंगे। कैन यू डू द जॉब? क्या तुम वो जॉब कर पाओगे जो मैं देने वाला हूं? उसमें वो क्या देखेगा? स्किल्स देखेगा, इसके पास वो स्किल है या नहीं है। एबिलिटी देखेगा कि वो सीखने की और करने की, या इसने क्या सीखा हुआ है वो क्षमता है या नहीं है। क्वालिफिकेशन है या नहीं है जो इस जॉब के लिए बेसिकली चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया। तो 3 चीजें देखेगा इंटरव्यूअर, एम्प्लॉयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसके मन में होगा, विल यू डू द जॉब? अब दूसरी चीज देखेगा कि भाई तुम्हें जॉब पर तो ठीक है, हो सकता है तुम कर सकते हो ये काम, लेकिन क्या वास्तव में करोगे? मतलब क्या तुम इंटरेस्टेड हो इसमें करने के लिए? तो उसमें वो क्या देखेगा? इंटरेस्ट देखेगा, ही इज कीनली इंटरेस्टेड और नॉट। आप एक्चुअली इंटरेस्ट अपना शो करेंगे इंटरव्यू के दौरान कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस। इंटरव्यूअर आपका इंटरेस्ट देख रहा, फिर एटीट्यूड देख रहा है आपका उस जॉब के प्रति। क्या एटीट्यूड है? क्या आप उसको कुछ मान लो, हो सकता है आप जॉब को इस नजरिए से ले रहे हैं कि ये भी कोई जॉब है, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं टाइम पास करने के लिए कर रहा हूं। मीन्स यू आर नॉट हैविंग मोटिवेशन। उस जॉब को करने के लिए आप उत्सुक नहीं है, उत्साहित नहीं है। तो अगर आप दिखेंगे, अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, एटीट्यूड शो करेंगे, मोटिवेशन शो करेंगे, तो आप फिट होंगे। नेक्स्ट, हाउ विल यू फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन? अब आपकी पर्सनैलिटी चेक है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब वो आएगा, मेरी कंपनी में जब ज्वाइन करने आएगा, कुछ लोग सीनियर होंगे, कुछ लोग जूनियर होंगे, वहां कुछ हायरार्की है, उनका बिहेवियरल साइंस है, कुछ अपना व्यवहार है। उस व्यवहार में आप मर्ज होंगे या नहीं होंगे? आप क्या टीम मेंबर हो पाएंगे? उस हायरार्की, उस पिरामिडल स्ट्रक्चर में फिट होंगे या नहीं होंगे? तो 3 बातों पर, 3 मेन क्वेश्चंस के आधार पर कई काबिलियतें वो आपकी देखना चाहता है। आपका क्या नजरिया है? आप भी उसे देख रहे हैं। इंटरव्यूअर में ऐसा नहीं, इंटरव्यूअर वो भी है और आप भी हैं, आप भी उसे व्यू कर रहे हैं। यू विल ट्राई टू इम्प्रेस द एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना चाहते हैं एंड एसेस पोजीशन, पोजीशन भी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे क्या? व्हाट डज दिस पोजीशन ऑफर? मुझे इस जॉब से क्या क्या मिलने वाला है? क्या सैलरी मिलेगी? रहने वहने की व्यवस्था क्या होगी? कितना दूर पड़ेगा मेरे से? यानी मुझे मॉनिटरी और टेक्निकली सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये आपका अपना पर्सपेक्टिव।
वो आपको देखना है, इंटरव्यूअर को नहीं देखना, एम्प्लॉयर को नहीं देखना। आपको देखना है कि आपको उस कंपनी में मिलने वाली सैलरी, जॉब से संतोष है या नहीं। फिर नेक्स्ट चीज आप देखेंगे, हाउ डज इट फिट विद माय करियर प्लान। मेरे करियर में जो भविष्य में मैंने प्लान कर रखा है कि मैं आगे जाकर ये बनूंगा, क्या ये वही लाइन है जिसमें मैं जा रहा हूँ, या बस मजबूरी है मुझे करना ही करना है। तो आपका अपना पर्सपेक्टिव। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन, 3 एम्प्लॉयर के और 2 अपने, पहले से ही माइंड में इमेजिनेटिव वे में पेपर वर्क करते हुए सॉल्व कर लिए, यू हैव पास द हर्डल। आपको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। ये प्री क्राइटेरिया है। तो इन चीजों को सोच लीजिए कि जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं, उससे पहले इन 5 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढिए कि एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव क्या है और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। उन पर्सपेक्टिव्स में ये फिटिंग होगी या नहीं होगी, मैं कहीं फिट होता हूं या नहीं होता। यू मस्ट प्रूव दैट यू आर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। अब टारगेट मेरा ये है कि मैं इस पोजीशन के लिए जो ये निकली हुई है या जिसके लिए इंटरव्यू है, उसके लिए मैं ही मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हूं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आएंगे, उन सबसे अच्छा हूं, ये मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई इंटरव्यू के बारे में। बेसिकली इंटरव्यू क्या है और उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस का ध्यान। तो बिफोर वी गो टू इंटरव्यू, उससे पहले हमें जानना चाहिए कि हमारा करिकुलम विटे क्या है, सीवी। इसके बारे में कुछ जानकारी आज के लिए हम इतनी रखेंगे, करिकुलम विटे के बारे में जानेंगे। हो सकता है ये जो हमारा टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स, ये शायद 4 या 5 लेक्चर्स तक जाए तसल्ली से, क्योंकि ये आपका टारगेट है। तो करिकुलम विटे, जिसे हम रिज्यूमे भी कहते हैं, जिसे हम कुछ लोग बायोडेटा भी कह देते हैं, लेकिन बायोडेटा और करिकुलम विटे में फर्क है। बेसिकली करिकुलम विटे या शॉर्ट में सीवी कहें या रेज्यूमे कहें, वो ही ठीक है इसलिए, क्योंकि ये आपके जॉब से रिलेटेड है। बायोडेटा अदर देन जॉब भी हो सकता है। क्या है करिकुलम विटे? एन आउटलाइन ऑफ ए पर्सन्स एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। एक व्यक्ति की शैक्षिक इतिहास क्या है उसका, और उसका व्यावसायिक अनुभव आदि का इतिहास क्या है, उसकी रूपरेखा बेसिकली सीवी है। कैसे बनाई जाएगी? यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर जॉब एप्लीकेशंस। आमतौर पर सामान्यतया जॉब एप्लीकेशन के लिए बनाई जाती है। इट्स लाइक एन एप्लीकेशन ऑल्सो। ठीक है, ये एक तरह का एप्लीकेशन भी है अपने आप में। अच्छा, अनदर नेम फॉर दिस इज सीवी। इस सीवी का नाम रिज्यूमे भी है। रिज्यूमे भी बोलते हैं और सीवी तो बोलते ही बोलते हैं। द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट वे टू मेक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देने का किसी जॉब के लिए सबसे सुविधाजनक, फ्लेक्सिबल मतलब अलग अलग तरकीबों से आप थोड़ा दाएं बाएं चेंज करके उसमें कर सकते हैं परिवर्तन, और कन्वीनियंट सहज तरीका है ये एप्लीकेशन देने का किसी जॉब के लिए। यानी कि मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ, बस हो गया, मुझे बस बुला लीजिए आप इंटरव्यू के लिए। क्योंकि आप अपने बारे में उसे नहीं बताएंगे, अपनी पर्सनल एजुकेशन, पर्सनल प्रोफेशनल हिस्ट्री नहीं बताएंगे, तो कोई आदमी आपको आपकी एप्लीकेशन के आधार पर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाने वाला है। तो रेज्यूमे पहले जाएगा, इंटरव्यू बाद में होने वाला। You will be shortlisted by your resume or by your CV for interview. It can convey your personal details. आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं होंगी in the way that presents you in the best possible light. उस तरीके से इसमें लिखी जाएंगी जो आपके बारे में सबसे अच्छे तरीके से दिखाई जाए, मतलब आपका बेस्ट उसमें से निकल के आए, आपकी पर्सनल डिटेल्स उसमें डाली जाए।
इट कैन बी यूज टू मेक मल्टीपल एप्लीकेशंस। अब ये और खासियत है सीवी की कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखने के बजाय क्या करते हैं, एक सीवी बना देते हैं। इसमें आपकी कुछ सूचनाएं हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं आप, और वही सीवी आप अलग अलग जॉब्स के लिए भी भेज सकते हैं। तो एक तरह से एक मल्टीपल एप्लीकेशन भी हो गई कि बहुत जगह एप्लीकेशंस देने का तरीका एक कॉमन तरीका हो गया इससे। देयर इज नो, अब ये बात याद रखने की, देयर इज नो वन बेस्ट वे टू कंस्ट्रक्ट दिस। अब सीवी बनाने का कोई एक अकेला ऐसा तरीका नहीं है जिसको कहा जा सके यही सबसे अच्छा तरीका है। देयर मे बी मैनी वेज, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि सीवी कैसे बनाए और उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी। मगर फिर भी ये लाइन याद रखना है, देयर इज नो वन बेस्ट वे। ये एक ही कोई तरीका नहीं। अगर आप मुझसे पूछने लगो सर ये मेरा सीवी बिल्कुल सही है क्या, ये सबसे अच्छा होगा क्या, तो ये मेरा आउटलुक हो सकता है, लेकिन उसको ये कहा नहीं जा सकता कि यही एक बेस्ट वे। इट इज योर डॉक्यूमेंट। अब ये सीवी है क्या, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, तुम बना रहे हो अपने लिए, एंड कैन बी स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेड एज यू विश। उसको आप जैसे चाहे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, पहले ये लिखूंगा, बाद में ये लिखूंगा, इसके बाद ये लिखूंगा, और जैसे चाहे प्रेजेंट कर सकते हैं। इज योर वे एज यू विश विद इन द बेसिक फ्रेमवर्क एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। अब उसका कुछ बेसिक फ्रेमवर्क है, कुछ मुख्य मुख्य बातें उसमें होनी चाहिए जो हम अब आगे बात करेंगे कि सीवी में कुछ बेसिक बातें क्या रखी जाए। तरीका आपका हो सकता है, स्ट्रक्चर आपका हो सकता है, या समयानुसार आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकता है। अब व्हेन शुड ए सीवी बी यूज्ड, अब एक सीवी यूज कब किया जाना है, तो तीन अलग अलग बातें हो सकती हैं। सीवी कब इस्तेमाल किया जाए, कब भेजा जाना है, कब बनाया जाना है। When an employer asks for application to be received in this format, मान लें एम्प्लॉयर कहे, अखबार में विज्ञापन निकाल दिया कि मेरे यहाँ ये जॉब है और उसमें आप अपना अपना रेज्यूमे भेजें, इस फॉर्मेट में भेजें। फॉर्मेट ये होगा, पहले नेम लिखा जाएगा, फिर फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, समथिंग समथिंग कुछ भी वो बना दे, वो एम्प्लॉयर का अपना फॉर्मेट है। तब आपको उसी फॉर्मेट में सीवी बनाना है अपना, जो उसने मांगा है, और सबमिट करना है। पहला पॉइंट। दूसरा ये है, व्हेन एन एम्प्लॉयर सिंपली स्टेट्स अप्लाई टू दिस पोस्ट, मान लो एम्प्लॉयर सीधे सीधे यही कह दे रहा है कि ये एक पोस्ट है मेरे यहाँ, अप्लाई कीजिए। अब उसने फॉर्मेट भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो भी आपको सीवी बनाना। तब आप फ्लेक्सिबिलिटी में आ गए कि आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो। तब आपको स्पेकुलेट करना है, अपना आइडिया लगाना है, अपना दिमाग लगाना है कि इसमें मुझे क्या सीवी किस फॉर्मेट में भेजना चाहिए, जॉब क्या है। तीसरा तरीका हो सकता है व्हेन मेकिंग स्पेकुलेटिव एप्लीकेशंस। स्पेकुलेटिव का मतलब अंदाजे से आप एप्लीकेशंस बहुत सारी लगा रहे हो, आपने एक कॉमन सा सीवी बना लिया और आप अंदाज कर रहे हो यार एक मैं ऐसा करता हूँ टीसीएस में भेज देता हूँ, एक सुब्रोस में भेज देता हूँ, एक यही भेज रहा हूँ कॉमन। लेकिन उस कॉमन सीवी में मैंने सारी मुख्य मुख्य बातें अपनी लिखनी है, ताकि कोई ना कोई तो किसी को तो हिट करेगा ही, वो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेगा। वैकेंसी तो किसी ने बताई नहीं, देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट when writing to an employer who has not advertised a vacancy, उसने कोई वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं की है, मगर आपको उम्मीद है कि यहाँ कोई ना कोई वैकेंसी मेरा सीवी देखकर शायद बना ले मेरे लिए कि यार ये बंदे की एप्लीकेशन आई हुई है, सीवी आया हुआ है, देखना जरा यार इसकी सीवी, ये बंदा सही लग रहा है, इसको बुलाओ, इसके लिए अगर सही होगा तो अपने यहाँ रख ले। ये वाली सिचुएशन, तीनों कंडीशन में यू नीड अ सीवी, और तीनों कंडीशन में सीवी का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। एक में फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, एक में जनरल फॉर्मेट है जिसमें एम्प्लॉयर ने पोस्ट निकाली, आपको पता है पोस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सीवी। तीसरा स्पेकुलेटिव एप्लीकेशन आप बना रहे हो, अंदाजे वाली, तुक्के वाली, आपको कोई पोस्ट वोस्ट नहीं मालूम है, सिर्फ बहुत सारी कंपनियों में आपको कॉमन सीवी देना है। तो तीन डिफरेंट कंडीशंस हो गई, तीनों में डिफरेंट तरीके से सीवी बनेगा, क्योंकि हर एक की परिस्थितियां भिन्न है। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर होगी। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड ए सीवी इंक्लूड, अब उसमें रखना क्या क्या है सीवी, सीवी के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1,
पर्सनल डिटेल्स, आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं आपके बारे में, नाम क्या है, पिता का नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, एड्रेस वगैरह ये। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी एजुकेशन क्या क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कि क्या आपने कर रखे हैं, कोर्सेज कौन कौन से। तीसरा वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपको कुछ कार्य अनुभव है तो वो आप लिख रहे हैं, ये हो सकता है। फिर चौथी चीज, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, भिन्न भिन्न हॉबीज भी कुछ लोग कहते हैं। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल हॉबी भी हो सकती है और जॉब ओरिएंटेड भी हो सकती है। अचीवमेंट्स क्या है, आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं, पर्सनल लेवल पर भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। वो स्किल्स आपको कौन कौन सी आती है, स्किल्स का मतलब जॉब ओरिएंटेड स्किल्स भी हो सकती हैं, और यू इट मे बी लाइफ स्किल्स आल्सो, सम लाइफ स्किल्स। कुछ आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी स्किल के रूप में कहीं डेवलप कर रखा हो, ये भी हो सकता है। कुछ रेफरेंसेस हो सकते हैं यदि जरूरत हो। रेफरेंसेस इन द सेंस कि आप किसी जगह क्योंकि जॉब लगा रहे हो तो आपने दो प्रोमिनेंट लोगों के नाम एड्रेस लिख दिए, कि दो के तीन के, कि आप मेरे बारे में इनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने का, रेफरेंस देना। तो अगर नहीं मांगा है तो अलग बात है, और अगर आप एक जनरल टाइप का बना रहे हैं तो रेफरेंसेस तब भी दे दिए जाए, बहुत कोई बुराई नहीं है। तो उससे आदमी की क्रेडिबिलिटी बनती है कि ये बंदा, हम इसके बारे में पूछ सकते हैं उससे कि ये कैसा है, क्या है, इसके बारे में उसका क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो ये चीजें हमने डाली। अब हम आ जाते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट इज, हम आगे निकल गए कुछ। हाँ, द ऑर्डर इन विच यू प्रेजेंट दीज। अब यहां फर्क हो गया, ये जो हमने कुछ बातें पहले बताई, इनको किस ऑर्डर में लिखें, एंड द एम्फेसिस विच यू गिव ऑन ईच वन, किस पर जोर दें, इसको मुख्यता से लिखें, हाईलाइट करें, विल डिपेंड ऑन व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर। अब ये सब कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि आप किस जॉब के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं और आपके पास देने के लिए क्या है। देने के लिए मतलब आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन उस जॉब के नजरिए से क्या क्या है, सारा कुछ जॉब ओरिएंटेड। ये बात ध्यान रखनी है। ये अगर पॉइंट्स सीवी बनाते समय ध्यान दिए जाए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप ही अपना सीवी जो आपने पिछला बना रखा हो सकता है आप ही उसे पढ़ दो, यार ये तो बड़ा गड़बड़ बना रखा है, मैंने इस नजरिए से नहीं सोचा, बस लिखता चला गया मैं तो तरीके से कि ये लिखना होता है, ये लिखना होता है, ये लिखना होता है, और मैंने लिख दिया। एक्चुअली पॉइंट वाइज क्या क्या रखना है मुझे, और टारगेट क्या है, मेरे पास क्या है देने को, ये चीज मैंने नहीं सोची। किस ऑर्डर में दूं ये भी नहीं सोचा। द पर्सनल डिटेल्स शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। आपकी जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं आपसे संबंधित, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट भी होनी चाहिए, सही भी और एक्यूरेट होनी चाहिए। क्यों? बेसिकली आपकी पर्सनल डिटेल से उनका मकसद सिर्फ इतना है, दे डोंट हैव, दे शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी टू गेटिंग इन टच विद। वो यदि आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपकी ईमेल आईडी आपने गलत लिख दी, बहुत से लोग सीवी में ऐसा कर देते, इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिख देते हैं ईमेल आईडी कि आप पढ़ नहीं सकते उसे। भाई आप, आपका सीवी बाकी तो अच्छा लगा, और जब आपने जो यार ऐसे इस बंदे को ईमेल करो, बुलाओ इसे, तो पता लगा आपकी ईमेल ही नहीं पढ़ पा रहा, बस वहीं गए, फाड़ के फेंको यार इसका। जो आदमी ईमेल सही नहीं लिख सकता अपनी, हम कैसे कांटेक्ट करेंगे इस आदमी, इसको तो बिल्कुल सेंस ही नहीं है इस आदमी। तो हो सकता है आप अच्छे क्वालिफाइड स्किल्ड व्यक्ति हो, और सिर्फ क्लैरिटी, करेक्टनेस और एक्यूरेट ना होने के कारण आपकी कांटेक्ट डिटेल्स और आप आउट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट। अवर प्रोफेशनल प्रोफाइल शुड बी रेलेवेंट टू द काइंड ऑफ जॉब। जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होगा, उसमें से प्रोफेशनल वाला भाग होगा आपका, वो जॉब के संबंध में होना चाहिए। आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हो और आप बताने लगो इधर उधर की कि मैं तो हार्डवेयर का काम बहुत बढ़िया कर लेता हूँ, तो बेसिकली आपका जॉब से रिलेवेंट, वो यही कहेंगे कि भाई ठीक है आप ये अच्छा कर लेते होंगे तो आप उसी में जाइए।
यहाँ आपका यहाँ आपका क्या बन पाएगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, हमारे जॉब से तो उसका कोई संबंध नहीं, तो आपका यहाँ लिंकेज नहीं बनेगा। एंड योर बेस्ट सर्ड एंड सक्सेसफुल वंस। प्रोफेशनल प्रोफाइल में आप वो चीजें जो आपने सबसे अच्छी की हो वो आप लिस्ट में ऊपर रखें, ऊपर बताएं, पहले बताएं, ताकि उनके जॉब से भी संबंध हो और आपकी अच्छी की गई चीजें हाईलाइट हो जाए और उनको एकदम आई कैचिंग हो जाए कि ये बंदा या बंदी मुझे चाहिए, ये सही है। पर्सनल प्रोफाइल वाला जो पार्ट होगा, जो पर्सनल वाला पोर्शन है, एट द स्टार्ट ऑफ सीवी, सीवी के शुरू में भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उससे ये होता है बी इफेक्टिव फॉर जॉब इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज सच एज मीडिया एडवर्टाइजिंग। शुरू में सीवी के शुरू में नॉर्मली पर्सनल प्रोफाइल वहां लिखते हैं जहां पर मीडिया या एडवर्टाइजमेंट टाइप की इंडस्ट्री, नॉर्मली वहां लिखते हैं। नहीं तो पर्सनल वाला भाग प्रोफेशनल के बाद लिखा जाए, ऐसा लोगों का मानना है। फिर वही बात है, देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ गिविंग सीवी। फिर भी प्रेफरेंस जो कि आपकी पर्सनल बातों में किसी जॉब एम्प्लॉयर को कम होता है, पहले वो देखना चाहता है कि क्या ये बंदा टेक्निकली ओके है मेरे लिए या नहीं है, देन ही गेट्स इंटरेस्टेड इन यू, देन ही कम्स टू चलो इससे कांटेक्ट कैसे करेंगे, देन ही कम्स टू योर पर्सनल प्रोफाइल। इसलिए इसी ऑर्डर में लिखा जाए, पहले प्रोफेशनल भाग लिखा जाए फिर पर्सनल वाला भाग लिखा जाए। इट नीड्स टू बी ओरिजिनल एंड वेल रिटन। जो पर्सनल प्रोफाइल है आपका, ओरिजिनल मतलब विशुद्ध रूप से मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए और अच्छे ढंग से लिखा जाए, अच्छी लैंग्वेज में लिखा जाए। डोंट जस्ट यूज द यूजुअल इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। अपने इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस व्यक्त ना करें, जैसे आई एम एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हु वर्क्स वेल इन ए टीम। अपने बारे में कुछ इस तरह के मतलब बढ़ चढ़ के बातें ना करें। हाँ, अगर आप एक्चुअली हैं तो लिखें, नहीं तो उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की कोशिश ना करें। जितनी जैसा है उसको एक सिंपल सी अच्छी लैंग्वेज में लिखें, वो बेहतर है। यू विल ऑल्सो नीड ए कवरिंग लेटर। अब सीवी के साथ एक आपको कवरिंग लेटर भी लगाना होगा। उसमें आप यू शुड पर्सनलाइज द कवरिंग लेटर, उसको पर्सनलाइज करें। पर्सनलाइज कैसे करें? एग्जाम्पल, बाय पुटिंग इन ए पैराग्राफ ऑन व्हाई यू वांट टू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। छोटा सा पैराग्राफ उसमें लिखें, डियर सर और मैडम, और उसमें आप कुछ लाइनें लिखते हैं कि व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए क्यों मैं इंटरेस्टेड। छोटा सा अपने बारे में ब्रीफ सा एक्सप्रेशन लिखते हैं, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट जॉब। उसको पर्सनलाइज करें, मतलब उसको आप एक इंटरव्यू का ही भाग बताएं। मान के चले कि ये इंटरव्यू का जैसे एक पार्ट है और उससे मुझसे पूछने लगे वो कि आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं क्या कहूँ? राइट दैट, थोड़ा पर्सनल भी। व्हाट मेक्स ए गुड सीवी? एक सीवी अच्छा कैसे बन जाता है? तो आंसर फिर से वही है, देयर इज नो सिंगल करेक्ट वे टू राइट एंड प्रेजेंट दिस। कोई करेक्ट वे नहीं है, कोई पक्का ये नहीं कह सकते दिस इज स्टैंडर्ड तरीका, ये कुछ नहीं। कुछ जनरल रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं जो होने चाहिए। नंबर 1, टारगेटेड ऑन स्पेसिफिक जॉब और करियर। आपका सीवी किसी जॉब के लिए टारगेटेड हो। जॉब सपोज आप करें कि टीसीएस में जॉब लेनी है मुझे और वहां भी लैंग्वेज सी पर वर्क करना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीज बिल्कुल टारगेटेड सा हो आपका, कि आप फोकस किए आप उसी बारे में कि मुझे ये आता है, सी से रिलेटेड ये चीज आती है, इस तरह से। ब्रिंग्स आउट द रेलेवेंट स्किल्स यू हैव टू ऑफर। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो उस जॉब से संबंधित स्किल्स हैं वो उसमें हाईलाइट हो जाए। जॉब ये है, मुझे ये आता है, जॉब ये है, मुझे ये आता है, दोनों बातें यहां पर मैच है।
क्लियरली एंड केयरफुली लेड आउट, अच्छे ढंग से क्लियर शब्दों में, साफ साफ और कॉशियस वे में लिखा गया हो, कुछ गलती ना करें उसमें। लॉजिकली ऑर्डर्ड, इजी टू रीड एंड नॉट क्रैम्प्ड, मतलब एक सीक्वेंस में हो, तरीके से पढ़ना आसान हो। क्रैम्प मतलब बहुत ज्यादा खिचड़ी सी नहीं पकी हुई हो, कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं। इंफॉर्मेटिव हो, सूचनाएं हो बहुत सारी उसमें, मगर साथ ही बहुत कंसाइज हो, बहुत बड़ा ना करो, अपने बारे में पूरी इतिहास लिखने की जरूरत नहीं। कंसाइज वे में, छोटे शब्दों, कम से कम शब्द। एक्यूरेट इन कंटेंट, जो लिखा हो वो एक्यूरेट हो, करेक्टनेस के साथ, क्या क्या, जैसे स्पेलिंग सही हो, ग्रामर सही हो, और वैसे भी टेक्निकली भी करेक्ट हो कि भैया आपने ये चीज, ठीक है, जो लिखा है वो है। नो एब्सोल्यूट रूल्स ऑन दिस, हाउ लॉन्ग सीवी शुड बी, कितना बड़ा होना चाहिए सीवी, कोई ऐसा एब्सोल्यूट रूल नहीं कितना बड़ा हो सकता है, बट कुछ जनरल रूल्स है। फिर से वही बात, एक नया पास आउट व्यक्ति, ग्रेजुएट मतलब को पास आउट व्यक्ति, उसका सीवी शुड कवर नो मोर देन 2 sides ऑफ A4 पेपर। A4 पेपर के 2 पेज, बस 2 पेज से ज्यादा ना हो। अभी अभी आप पास आउट हुए, आपके पास बहुत ज्यादा कहानियां करने के लिए होगा भी नहीं, तो आप 2 पेज से बड़ा ना लिखें, क्योंकि वो दूसरा भी पता है एम्प्लॉयर को कि मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट को या डिप्लोमा होल्डर को या पास आउट को ले रहा हूँ, इसके पास बहुत ज्यादा कुछ बताने को नहीं होगा, इस पे वर्क एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो इस पर होगा क्या ज्यादा कुछ, कुछ चीजें होंगी वो ये बता दे, बहुत अच्छा है। तो इतना बहुत है। इफ यू कैन समराइज योर करियर हिस्ट्री कंफर्टेबली इन सिंगल साइड, दैट इज फाइन। अगर आपकी करियर हिस्ट्री एक ही पेज में भी खत्म हो जाए तो भी बढ़िया, कोई बुराई नहीं, क्यों, इसके कुछ एडवांटेज है छोटा होने के, नए आदमी के। हैज एडवांटेजेस व्हेन यू आर मेकिंग स्पेकुलेटिव एप्लीकेशंस, जब आप अंदाजे से एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि यहाँ भी डाल दो, वहां भी डाल दो, यहाँ भी डाल दो, अलग अलग जॉब में, तो आपको कंसाइज ही रखना होता है, थोड़ा ही शब्दों में ही व्यक्त करनी होती है अपनी बात, अपनी सब स्किल्स, अपनी सारी जो क्वालिफिकेशंस आती हैं वो थोड़े में ही बताना आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा उसमें फैलाव की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य बातें ही लिखनी। तो जैसे आप सभी नए नए पास आउट होंगे तो आप लोगों के लिए तो कंसाइज सीवी ही काफी है, सिंगल पेज से लेकर ज्यादा से ज्यादा 2 पेज तक। However, फिर भी ये ध्यान रखें, you should not leave out important items। अब कंसाइज कंसाइज का मतलब है नहीं कि एक पेज से ज्यादा बड़ा करना ही नहीं है मुझे, कोई इंपॉर्टेंट बात यदि बतानी चाहिए तो बतानी भी है। कंसाइज का मीनिंग ये ना लगाया जाए कि इसको हमें एक पेज तक ही सीमित रखना। हाँ भाई, अगर जॉब एप्लीकेशन या फॉर्मेट एम्प्लॉयर ने यही दे दिया है कि भाई एक पेज से ज्यादा सीवी चाहिए ही नहीं, तो एक अलग इशू, अदरवाइज ये जनरल रूल्स की बात हुई। और इसके अलावा कंसाइज के, क्राउड योर टेक्स्ट टू क्लोजली टुगेदर। अब ये नहीं कि बहुत सारी सूचनाएं मुझे एक ही पेपर में देनी है, एक ही कागज में देनी है, तो उसको मैं बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में लाइनें पास पास करके क्राउडिंग कर भर दूं, एक ही साइड में भर देता हूं, ऐसा भी ना करें। पठनीय होना चाहिए, इजीली रीडेबल होना चाहिए, लाइनें अलग अलग हो, मर्ज ना हो। ऐसा ना हो कि एक आदमी ने पढ़ा और दिमाग हटाया और फिर दोबारा उसी लाइन को ढूंढ रहा है, यार कहाँ थी वो लाइन जो मैं पढ़ रहा था। इसे पैराग्राफ राइटिंग ना करें, बिल्कुल कहानी की तरह ना लिख कर दे, उसको बहुत क्राउडिंग भी नहीं करना आवश्यक, ठीक है। एकेडमिक एंड टेक्निकल सीवीज में बी मच लॉन्गर, अप टू 4 to 5 sides। अब कोई एक्सपीरियंस आदमी होगा, उसका एकेडमिक टेक्निकल सीवीज इससे बड़े हो सकते हैं, या
किसी एकेडमिक्स के लिए भी आप जा रहे हैं तो भी आपका सीवी बड़ा हो सकता है कि मैंने ये क्वालिफिकेशन की है, यहाँ से की है, इतनी परसेंटेज थी, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग भी जरूरत हो सकती है, तो वो कुछ बड़े भी हो सकते हैं, 4 या 5 पेज तक भी जा सकते हैं। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट सीवी बनाने के लिए। योर सीवी शुड बी क्लियरली केयरफुली लेड आउट, पहले भी कहा गया था। नॉट, वही बात दोबारा कह रहे हैं, अब टिप्स ये याद रखने की है, नॉट टू क्रैम्प्ड, टूटी फूटी भाषा में, बट नॉट वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस, बहुत पास पास शब्द नहीं हो और बहुत दूर दूर शब्द नहीं हो, नॉर्मल लगना चाहिए लिखे हुए में। प्रिंटिंग है, जैसे यही आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें पता लगे मैं पहली लाइन में सिर्फ 5 शब्द लिखूं, तो पहला योर आ गया, फिर सीवी थोड़ी दूर आ गया, फिर शुड आ गया, फिर बी आ गया, फिर केयरफुली आ गया दूर दूर, तो बहुत ही बुरा लगेगा। या मैं बहुत क्या करूं, 2-3 स्लाइडों का कंटेंट एक ही स्लाइड में घुसा दूं, छोटे छोटे शब्द लगे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, रीडेबिलिटी घट जाएगी, वो वाली बात। यूज बोल्ड एंड इटैलिक टाइप फेसेस, जब टाइपिंग करते हैं तो बोल्ड करना है किसी चीज को, किसी को इटैलिकाइज्ड करना है, टेढ़ा कर देना है। फॉर हेडिंग्स, हेडिंग्स को खासतौर से, एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हेडिंग्स को बोल्ड करें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इटैलिकाइज करें। कोई इंफॉर्मेशन आपके बारे में इंपॉर्टेंट है या आपको लगता है कि इस पर एम्प्लॉयर की या सीवी पढ़ने की निगाह जानी चाहिए, रुकनी चाहिए, तो उसको इटैलिकाइज करें। और तीसरा काम हो सकता है इटैलिकाइज्ड एंड बोल्ड भी कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान दें। दूसरा पॉइंट ध्यान देने का, नेवर बैक ए सीवी, मतलब एक सीवी दो एक ही पेज में दोनों साइड में ना लिखें। ईच पेज शुड बी ऑन ए सेपरेट शीट ऑफ पेपर। 2 पेज का सीवी है तो 2 अलग अलग पेजेस पर प्रिंट करें, ये नहीं कि एक ही पेज के आगे और पीछे कर दिया कि उसे पलटना है। इट्स अ गुड आइडिया टू पुट योर नेम इन द फुटर एरिया। सीवी में क्या करें, अगर एक से ज्यादा पेज हो रहे हैं तो अपना जो फुटर होता है, नीचे फुटर बनता है, उसमें अपना नाम प्रिंट कर दें, ताकि वो हर पेज पर, सीवी मोर देन 1 पेजेस है, उस पर सब जगह आ जाए, तो वो अगर पेजेस निकल भी जाएंगे, पहला और दूसरा पेज मिसप्लेस हो जाएंगे, तो भी मैचअप हो जाएंगे कि किसका सीवी का भाग है वो पार्ट। बी कंसाइज, थोड़े में बात करें, कम शब्दों में लेकिन स्पष्ट शब्दों में। ये तीसरा पॉइंट है याद रखने का। सीवी इज एन एपेटाइजर, इट शुड मेक द रीडर वांट टू नो मोर अबाउट। आपका सीवी ऐसा होना चाहिए कि रीडर जो आपके बारे में जान रहा है, उससे उसकी और जानने की इच्छा बने। He wants to know more about it. Don't feel that you have to list every exam you have ever did. अब इसमें ऐसा मत सोचो कि मैंने जो जो एग्जाम दिए सारे लिखूंगा, कोई फायदा नहीं। और every activity you have ever been involved, आप किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है सब बताने हैं मुझे। मैं तो एक बार क्लास का मॉनिटर भी रहा था, और एक बार मैं कबड्डी का में कैप्टन भी बना दिया था मुझे टीचर ने। इतना सब करने की जरूरत नहीं। इस बात का अगर रेलेवेंस है आपके जॉब से तो जरूर कर। कंसीडर विच आर मोस्ट रेलेवेंट एंड और इम्प्रेसिव, उन बातों पे ध्यान दें कि जो मोस्ट रेलेवेंट, संदर्भ जिनका सही बैठ रहा है, जो संबंध रखती हैं उस जॉब से। यह बहुत इंप्रेसिव बात है। सपोज आपको ऐसा कोई नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है, भले ही आपका संबंध उस जॉब से नहीं है, लेकिन नेशनल अवार्ड मिलना एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका होगा, वो लिख सकते हो, बिल्कुल लिखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, बी पॉजिटिव। लिखने में घबराए नहीं, पॉजिटिव रहे, मतलब अपनी बातों को अच्छे से बताना, खुल के बताना। घबराए, हिचकिचाए नहीं कि मैं अपनी तारीफ खुद कैसे करूं, ये ना सोचो। अगर आप